जय हिंद साथियों। दोस्तों ये पार्ट 3 होने वाला है उस वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम बात कर रहे थे 10 हिडन मिस्टेक्स के बारे में विच आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेट मी समराइज इट फॉर यू कि कहाँ तक हम बात कर चुके थे। जस्ट वॉचिंग कोर्स वीडियोज़ जो कि चैप्टर 1 था, इस मिस्टेक के बारे में हम बात कर चुके हैं। लो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मेमोरी इशू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नॉट गिविंग डेली मॉक टेस्ट विथ टाइमर टॉपिक वाइज। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे बात कर चुके हैं और हम चैप्टर 5 से अब इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे होंगे और चैप्टर 5 to 10 कवर करेंगे, जो कि है हाउ टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया के किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ द टेक्निक विच इज कॉल्ड RIGDFCI टेक्निक। इसके बारे में पार्ट 2 जो हमारे सीरीज़ का है उसके लास्ट में हम बात कर रहे थे, एंड देन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज दैट वीडियो गॉट स्टॉप्ड, सो आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर। सो सबसे पहला स्टेप है R, रीड वेल। मीन्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ट्रेन नहीं बनाना है। 2-3 वर्ड ही पढ़ना है एक बार में, और फिर उन 2-3 वर्ड्स को मन में सोचना है कि वो कैसा दिखता है, क्या चीज़ है वो, है ना, उससे रिलेट करके सोचना है, राइट। एंड उससे रिलेट करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको सोच लेनी है, और उसका हिंदी मतलब सोचना है, ये सारी चीज़ें। थिंक इफ आई एम सेइंग कि अ कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, एक कार के बारे में सोचना है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है मन में। इमेजिनेशन वही हुआ, फिजिक्स प्रॉब्लम जो है, कोई भी प्रॉब्लम वो इमेजिनेटिव इन नेचर होता है। आपको सोचना है कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या जो है सीन में क्या हो रहा है। अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे, आपको रफ करके ट्राई करके देखना है कि अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे तो क्या ये अप्रोच वर्क करेगा, है ना, और फिर आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है। तो ये सब इमेजिनेशन से ही होगा। फिर जी से गिवन, मीन्स जो गिवन है वो आपको लिखना है। यहाँ अगर आपको सिम्बॉल्स नहीं पता है, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ 10, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी बोलते हैं, तो आप कैसे लिख पाएंगे उसको पी? यू विल नॉट बी एबल टू राइट पी। सो डोंट जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूला, रटो मत, राइट, जैसे साइलेंसर वॉज डूइंग। जस्ट अंडरस्टैंड कि फॉर्मूले में जो टर्म है व्हाट आर दोज टर्म्स कॉल्ड, क्योंकि एग्जाम में आपको वही करना होगा, सिम्बॉल्स लिखना होगा। ओके। एंड डी इज़ डिमांड, डिमांड समझना होगा। फॉर्मूला मीन्स द वे टू डू समथिंग, जो फॉर्मूला आप याद करते हैं या फिर कैसे किसी चीज़ को किया जाता है, दैट इज़ द फॉर्मूला। सो उस फार्मूला में क्या टर्म्स हैं, उनका क्या मतलब है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार फार्मूला में जो टर्म है वो डायरेक्टली आपको नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, वो कहीं और से आएगा किसी, जैसे अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया है लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए तो वो कहीं और से आएगा। सो यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लिंक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन विद अ काम माइंड। आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो इधर उधर मत सोचिए, केवल उस चीज़ पर सोचिए जो आपको सॉल्व करना है ना। उसको सॉल्व करने के लिए और क्या करना पड़ेगा उसके अराउंड सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन का ही कोई रिसोर्स यूज होगा। दिमाग को शांत रख के गलती मत करिए। इंस्टेंटेनियस रीचेकिंग मीन्स मेंटल और फिजिकल सेल्फ कंट्रोल दिखाइए जब आप सॉल्व कर रहे हो, उसी समय रीचेक भी करिए, है ना। कई बार लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव डन दिस मिस्टेक, है ना। आपको CBSE जैसा नहीं है यहाँ पर कि आपको स्टेप का नंबर मिलेगा। इफ़ यू विल सॉल्व इट करेक्टली देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। ओके। तो वहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस रीचेक करिए। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी समय थोड़ा डाउट करिए खुद को कि यार एज ए एग्जामिनर कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको उसी समय ठीक करिए। ओके। अब मैं इसको नीट के क्वेश्चन पर लगा के आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। ओके। नाउ ये क्वेश्चन है, अब हम इस पर लगाते हैं कि आखिर कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट। ओके, तो कंटिन्यू अगर करेंगे, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है कितना, 5 × 10⁻⁻6 किलोमीटर। इसको मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 5 × 10⁻6 किलोमीटर इज अलाइन विद द डायरेक्शन, जैसे आप पढ़ते हैं। नो, आपको लगता है कि ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ के मैं टाइम सेव कर रहा हूँ या सेव कर रही हूँ, जबकि वो गलत है। यू आर नॉट सेविंग टाइम, you are not understanding the question, then you are doing it wrong. Then what is the benefit of saving time and making the question incorrect? टाइम लेके कहाँ जाएंगे आप? Okay, so try to, when you are practicing, try to understand chunks में बना के 4 वर्ड पढ़िए, उस पर सोचिए, उसका हिंदी मतलब सोचिए, है ना, और उसके बारे में सोचिए, उसके पिक्चर के बारे में सोचिए, इमेजिनेशन के बारे में कि क्या दिया हो यार, कैसा दिखता है, इसका सिंबल क्या होता है, कहाँ पढ़ा है मैंने उसको, उससे रिलेट करिए। तो जैसे एन इलेक्ट्रिक डायपोल अगर मैं पढ़ूंगा विद डायपोल मोमेंट, अच्छा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो डायपोल तो ऐसा दिखता है, तो मैं बगल में डायपोल एक बना लूँगा कि +Q -Q एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट, अच्छा उसको तो P से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है तो P मैं लिख लूँगा कि P कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁻6 किलोमीटर। इज अलाइंड, अलाइंड मतलब देखो आपका जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, योर इंग्लिश शुड बी गुड, उसको ChatGPT से अच्छा करिए।
आपको मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, उसका यूज करिए और चैट जीपीटी की मदद से इंग्लिश समझने का कोशिश करिए, इस न्यूमेरिकल का इंग्लिश, किसी भी न्यूमेरिकल का आप बोल के भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁵, मतलब ठीक है, मतलब ये जो डायपोल है वो अलाइंड है, अलाइंड मतलब रखा हुआ है, अलाइन मतलब उसके लाइन में रखा होना, किसके लाइन में रखा होना, कौन रखा है, तो डायपोल रखा है, किसके लाइन में रखा है, किसी और चीज़ के लाइन में ही रखा होगा। विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, उसके डायरेक्शन में ही हमारा डायपोल रखा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 4 × 10⁵। ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। ओके, हम जानते हैं कि ये जो डायपोल -q +q यहाँ दिख रहा है, उसका माइनस से प्लस ये जो एरो दिख रहा है, ये हमारा डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और ये अलाइंड है, इसीलिए थीटा का वैल्यू अभी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अलाइंड मतलब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो ये आपको मन में सोचना पड़ेगा कि अच्छा, हमारा मन में जो नटराज का पेंसिल है, जो भी हम सोच रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में रखा है, यानी थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। सो थीटा 1 0 होगा। दिस यू विल हैव टू थिंक। द डायपोल इज देन रोटेटेड। अब आपके मन में जो डायपोल है, एंड दैट नटराज पेंसिल नाउ रोटेटेड, सो यू रोटेट इट एंड टेक इट टू 60 डिग्री। सो नाउ यू टेक इट टू 60 डिग्री इन योर माइंड with respect to the electric field. Now the change in the potential energy. तो you saw कि यहाँ पर रीड वेल, अच्छे से तोड़ के पढ़ना, चंक्स में, जैसे माँ खाना खिलाती थी जब आपको खाना खाने का मन नहीं करता था। सो चंक्स में तोड़ के 4 वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, उसका हिंदी मतलब सोचना है, वो कैसा दिखता है ना, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन है, उसका क्या सिंबल है, इसके बारे में सोचना है, और करीब आना है उन शब्दों के, उन क्वेश्चन के। उसके बाद जब इतना हो जाए तो गिवन लिखना है, फिर डिमांड, क्या पूछा गया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिमांड लिखना है, और उसका सिंबल क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू पूछा है, क्या पूछा है, यू। अब सोचना है एफ यानी फार्मूला, क्या इसका कोई फार्मूला है, तो फार्मूला हाँ, और उसी के टर्म्स में जो गिवन है, तो क्या क्या गिवन है, पी गिवन है, ई गिवन है, और थीटा गिवन है। अगर आपने थोड़ा भी मेहनत से पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि पी, ई और थीटा के टर्म्स में फार्मूला होता है u बराबर -p cos θ2 - cos θ1। ओके, और यहाँ लग भी सकता है क्योंकि θ1 θ2 दोनों ही गिवन है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, θ1 का भी वैल्यू लिख लेंगे जो कि 0 है, θ2 का वैल्यू 60 है, और फार्मूला तो यही होता है -p cos θ2 - cos θ1। पुट करेंगे वैल्यू। अगला स्टेप था सी, कैलकुलेशन विद अ काम माइंड। कई लोग ना इसी लास्ट स्टेप में गलती करते हैं, जो पुट करना कुछ है, कहीं पे कुछ और पुट कर रहे हैं। तो दिमाग शांत करके फुल फोकस के साथ रेलेवेंट चीज़ें पुट करिए, है ना। देखिए कि कई बार जैसे अगर आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए लेकिन क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना होगा। तो जैसे ही आप बिहार बोर्ड सीबीएसई से जेई के तरफ जाएंगे, तो जो आपको फार्मूला में चाहिए वो हिडन होगा, दैट विल बी हिडन इन द क्वेश्चन एंड विल नॉट बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। ओके, तो उसको आपको निकालने का स्किल ही जो हिडन है, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दैट विल बी चेक्ड। सो फार्मूला में पुट करने के लिए आपको उस समय उतना अवेयरनेस चाहिए कि कहाँ से निकल के आएगा, देन दैट विल कम विद प्रैक्टिस। नाउ यहाँ पे रख दीजिए, पी की जगह रख दीजिए, ई की जगह रख दीजिए, cos 60 cos 0 ये सब रख दीजिए। अब कई लोग को तो कैलकुलेशन करने ही नहीं आता है, मतलब ये भी नहीं पता है कि 5 4 जा क्या होता है। मतलब ये पता होगा लेकिन फिर भी 10⁻⁻⁻⁶ 10⁻5 क्या होगा, तो सेम बेस होता है तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पर -6 + 5 ऐड होगा, -1 होगा। तो ये चीज़ें भी जो है क्यों हो रही हैं, क्योंकि कोविड-19 के समय में जो 3 साल आपका बेसिक कमज़ोर हुआ, उसमें कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो आपको रिकॉल नहीं हो पाती हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आई विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, जो मैंने आपको बताया था कि केवी केंद्रीय विद्यालय ने ब्रिज कोर्सेज चलाया था इसको ठीक करने के लिए। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, -20 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ 1/2 -1 जूल आ जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन पार्ट मतलब कैलकुलेशन करने आता है क्या आपको, गुना आता है, क्यूब मालूम है, स्क्वायर मालूम है, परसेंटेज आता है, भाग देने आता है, डेसिमल मालूम है, बेस से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर उधर क्रॉस कैसे करते हैं, क्या आपको ये वाला बीमारी है, मतलब जैसे 2 + 4/2, तो क्या आप 2 और 2 को काट देते हैं, तो आपको एक स्पेशल टाइप का बीमारी है अगर आप इस 2 और 2 को कट करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, ओके, इंस्टेंटेनियस रीचेकिंग। ओके, तो आपको जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं उसको उसी समय क्या करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा। वाइल सॉल्विंग बी अलर्ट, रीचेक एंड री वेरीफाई इंस्टेंटली विथ एन ओपन माइंड। मतलब आप ऐसे ओपन माइंड मतलब ये ना कि फेक कॉन्फिडेंस आपको खुद पे होना चाहिए कि यार मैं तो सब सही बनाता हूँ, तेरा भाई सब सही बनाता है। उस समय वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कहीं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं मैंने 12 + 12 36 तो नहीं लिख दिया है, दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स, क्योंकि नंबर इसी बात का है कि टू गेट इट करेक्ट। सो व्हेन यू विल गेट इट करेक्ट देन ओनली यू विल गेट द आंसर।
अगेन ये वो बैनर है 10 हिडन मिस्टेक्स विच आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, एंड होल्ड ऑन, एट द लास्ट ऑफ इट यू सॉ कि अभी ये जो फिजिक्स का प्रॉब्लम है इसको आई हैव सॉल्व विथ यू, है ना. नाउ यू आस्क योरसेल्फ, क्या इस सिस्टमैटिक तरीके से आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है? यू जस्ट कि हाँ सर ने तुक्के से फॉर्मूला बताया था यार, इसमें कौन वाला लगेगा, ये वाला लगा देते हैं, आंसर 15 आया है, आंसर 40 है, कोई बात नहीं 25 जोड़ देते हैं, आ जाएगा. ओके, यू आर डूइंग एनीथिंग रैंडम and you are sometimes getting answers, sometimes not. But if you want a practical course, right, जिसमें आप साथ में लगभग 10,000 से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, जो रिलेवेंट बुक है NCERT एग्जाम्पलर, SC वर्मा, इन दिनेश का जो साइड बुक है इससे, और ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ना कि केवल सॉल्व करते हैं. आई विल नॉट बी टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो तो सॉल्यूशन में होगा. आई विल टेल यू हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. मीन्स अगर अकेले आपको क्वेश्चन अकेला सामना हो गया शेर से, तो कैसे सोचेंगे, रीड वेल कैसे करेंगे, इमेजिनेशन कैसे करेंगे. ये तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पे लगा के दिखाया. इसको आई विल बी अप्लाइंग एंड सॉल्विंग विथ यू ऑल इन माई लाइव क्लास, एंड द डिटेल्स फॉर दिस क्लास आर एज फॉलोज. नाउ पे अटेंशन. ओके, so this is NEET and JEE Physics Numericals online batch. What we will be covering will be 10,000 plus numericals, brainstorming and live solving. Brainstorming means we'll be discussing in the similar manner what I did in this question. Then we'll be applying this RIG DFCI, a technique to solve any numerical problem. Timings will be 8:15 to 9:15 PM. Fees will be 500 per month in the online mode, and if you're in hybrid mode, which is both online and offline guidance, on Sundays rupees 1,000 only for students living close to my area. Now books that will be covering is NCERT exemplar, side books, for example Dinesh or Pradeep, SC Verma, NEET PYQ 5 years JEE, and for 5 years PYQ of past 5 years of NEET and JEE. One-to-one live audio interaction. So what I have done in this class is that limited number of students and seats are available. So maximum of 5 to 10 students are only available. So I'll be interacting with you one-to-one in the audio format. Class recordings will be available. Now how to join? So these are the books. Well, let me show the book. This is the DISA errorless book that you need to have, and this will be covering 1988 to 2025 questions. This is JEE Mains Physics book from DISA. Okay, which will be covering 2002 to 2025 questions. Then next book is Dinesh. This is the side book. I'll be showing the PDF. This is NCERT exemplar that will be covering, and this is the platform that you need to be joined. I'll be giving you the link of my classroom on Teachmint here in the description of this video. You can join, but you will not get the access. For getting the access to the classes and class recordings and live classes, you will have to make a payment of 500 rupees on my number which is given, and then send me a screenshot on WhatsApp. After that, I'll be and send also your email ID. Mention those two things from which you are joining on Teachmint. Then I'll be allowing you on the classroom, and we'll be starting from 5th of August. Okay. Now this is the classroom, you can see, and lectures will be available, and attendance, all these things are available there. So this is the information about the batch. Okay, and let me come back to the main slide. So all these things, after you can do it from NEET Prep also. There also you are solving 10,000 plus numericals. Disclaimer is that I will not be covering any course. There is no foundation to cover any syllabus. I'll just be solving maximum of 20 to 25 questions daily, discussing and applying the RIG DFCI technique on those problems, so your mind opens up and you don't rush about solving the problem in a fast manner, so that you get a new problem anywhere, a new question, you will learn how to apply. And I will be going through NCERT exemplar and the relevant physics portion. Okay, so don't leave your actual physics course that is there. I am not taking any guarantee of completing the syllabus. Just the part of solving and learning the skill of numericals will be provided. Keeping those disclaimer in mind, do come in the session and follow the process that I have mentioned. Now let us get back to the next point and the next topic that is there. चलिए कंटिन्यू करते हैं. हमारा जो अगला मिस्टेक है जो हम करते हैं, 6th पर हम आ गए हैं. 10 मिस्टेक्स इन टोटल, हिडन मिस्टेक्स जिस पर हम बात कर रहे थे. 6th है द 4 मिसिंग पिलर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यही वो 4 मिसिंग पिलर्स है जो अगर आपके प्रिपरेशन में मिसिंग है, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. पहला, DM TTT डेली मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज विद टाइमर. ये आपको देना पड़ेगा डेली मॉक टेस्ट. DMA डेली मॉक एनालिसिस, नोट डाउन वीक टॉपिक्स एंड वीक एरियाज, आपको एनालाइज करना होगा. DRCS डेली रिविजन एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग,
मतलब फिर जो मॉक टॉपिक्स में वीक एरियाज आए हैं उसको रिवीजन करके फिर कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करना होगा। 10 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑन ईच वीक टॉपिक्स। फिर है WMTARCS विच मीन्स वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग। फिर है मंथली मॉक टेस्ट के साथ भी सिमिलर फैशन में। अब हम डिटेल में बात करेंगे इन चारों सब पॉइंट्स पे, इन चारों पिलर पे। जो पिलर नंबर 1 है उस पर बात करते हैं, जो है DMTTT। व्हाट इज़ DMTTT? अब क्या होता है, बहुत लोग वेट करते हैं कि सिलेबस ख़त्म होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज नीट फिजिक्स बुक यूज करिए, नीट प्रेप वेबसाइट यूज करिए, गूगल लेंस यूज करिए, SC वर्मा, NCERT एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर बुक यूज करिए, वहाँ से क्वेश्चन गैदर करिए, एक PDF बना लीजिए टॉपिक वाइज, ओके, और एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए अपने फ़ोन में, और जो है टफ क्वेश्चन लीजिए 10 ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जो भी आपका, और एक टाइमर के साथ 20 मिनट का टाइमर लगाइए 10 क्वेश्चन के लिए, फिर 15 मिनट का, फिर 10 मिनट का, ओके। अगर आप 10 मिनट के टाइमर पे पहुंच जाते हैं तो आप अपने बेस्ट लेवल पे हैं, मतलब 1 मिनट हर सवाल। और अगर आप 20 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको इंप्रूव करना होगा। तो यही है डेली मॉक टेस्ट, डेली मॉक एनालिसिस। अब मॉक टेस्ट देने के बाद आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हमारे वीक हैं। नोट टॉपिक्स विच यू आर गेटिंग रॉन्ग in mock test, keep a separate diary for this. Also note down concepts like multiplication, division, mathematical formula because of which you are not able to solve. Be totally honest here. Don't think that why should I learn tables, I am too old. अब याद रखिए कि जो लोग UPSC ग्रेजुएट्स होते हैं वो क्लास 6 के NCERT से स्टार्ट करते हैं। तो डेली मॉक एनालिसिस करिए, फिर मॉक एनालिसिस के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा एरिया या कौन सा टॉपिक वीक है। तो उसके लिए रिवीजन, डेली रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग। पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करिए, वो आपको अपने टीचर से नहीं समझ में आया था तो यूट्यूब से, ChatGPT से, अपने क्यूरियोसिटी की मदद से उस पर रिसर्च करिए और उसको ठीक करिए। अब उस पर 10 डिफ़िकल्ट सवाल बनाइए हर वीक टॉपिक पर। अब उसके पहले आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, कोर्स वीडियो देख सकते हैं, ChatGPT पे रिसर्च कर सकते हैं ताकि टॉपिक थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो अगर आपने इसको पहले बार में गलत बनाया उस टॉपिक को तो 3 रीजन्स हो सकते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो सॉल्यूशन क्या है, यूट्यूब देखिए, ChatGPT देखिए, सिमिलर 5 क्वेश्चन बनाइए और सेल्फ रिसर्च करिए। मेमोरी कम होगा आपका, वो रीज़न हो सकता है। तो क्रिस्प नोट्स बनाइए और ब्लैंक शीट्स बनाइए, जिसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। प्रैक्टिस RIGDFCI प्लस इंग्लिश इशू, जो इंग्लिश इशू है आपका, मोर प्रैक्टिस विथ हार्ड क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करिए। RIGDFCI टेक्निक यूज करिए, ChatGPT से इंग्लिश इंप्रूव करिए, न्यूमेरिकल्स, इसको मैंने वीडियो में बताया। WMTARCS मीन्स वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, पहले रिवाइज करिए पूरे वीक में जो भी पढ़ाया हुआ है, वीक एरियाज को एनालाइज करिए, और RCS करिए मीन्स रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए भी, इस वीक के लिए भी फाइंड क्वेश्चंस यूजिंग गूगल लेंस से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और नीट प्रेप ऐप पे भी और बुक्स में भी। एक पिक्चर बना के PDF सेव करके आप उन क्वेश्चंस को रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मान लेते हैं कि आप PW ऐप या कोई ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, तो आप दूसरे फ़ोन से उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, राइट। एंड देन आप उसको PDF बना के लिख सकते हैं। अगर वो भी आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप क्वेश्चन का कुछ पोर्शन लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा। आप केवल आंसर लिखते हैं तो दूसरे बार रिवीजन के वक्त आपको क्वेश्चन तो पता ही नहीं होता है, केवल आप आंसर रिवाइज करते हैं। तो क्वेश्चन का कुछ पोर्शन लिख लीजिए, राइट, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एंड देन उसके मदद से बनाइए। या फिर रिवीजन के वक्त फिर से वीडियो में वो क्वेश्चन रोकिए और क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। खुद से ट्राई करिए रिवीजन के दौरान, नहीं कि आप सॉल्यूशन देखिए। मंथली मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं लास्ट डे ऑफ मंथ में। आफ्टर 4 मंथ गिव मॉक टेस्ट ऑन लास्ट 2 डेज, मतलब एक पूरे मंथ का, फिर मंथ के आखिरी दिन पे मॉक टेस्ट दीजिए रिवीजन करने के बाद, सेम फॉर्मेट। फिर उसके बाद वीक एरिया, फिर RCS। 4 मंथ के बाद फिर मंथ के लास्ट 2 डेज पे 4 मंथ का कंटेंट फिर से रिवाइज करिए। रिमेंबर हु रिपीट्स विन, जो रिपीट करेगा वो जीत जाएगा। अब आते हैं 7th चैप्टर पे, जो कि है द COVID-19 BPM इफेक्ट। व्हाट इज़ द COVID-19 BPM इफेक्ट? मीन्स द प्रॉब्लम इज बेसिक एंड प्रैक्टिस मिसिंग। अब इसके बारे में कम लोग ही बात करते हैं। 2020 अप्रैल के दौरान, मार्च के दौरान मोदी जी आए थे, और फिर वहाँ से जो समा स्टार्ट हुआ वो 2022 के एंड तक गया, ओके। तो वो जो 2 से 3 साल का पीरियड था, इसमें कुछ हिसाब लगाते हैं हम, तो ये जो है एक दिन का आपका 30 सवाल के हिसाब से अगर आप करेंगे तो एक मंथ का 900 सवाल, और पूरे एक साल का 10,000 सवाल, चलिए 9,000 ले लेते हैं, तो 3 साल का लगभग 27,000 सवाल आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो कॉन्सेप्ट नॉट एक्सप्लेन वेल इन ऑनलाइन क्लासेज, और ऑनलाइन क्लासेज में कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। आप उसमें अपनी
और कुछ लोग तो उसमें अलग ही हरकत कर रहे थे। तो ये चीज़ों के कारण जो आपका सीखने का पोर्शन था, तो आपको फिर ये सब बीमारी है, जैसे कि 2+4/2 आप क्या करते हैं, इस 2 और 2 को काट देते हैं। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। किसी को 1/4 या 1/8 ऐसे एलसीएम नहीं लेने आता, किसी को टेबल नहीं याद है। तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय ने ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किया था, ताकि जो 7th में बच्चे हैं उनको 6, 4, 5 ये कंटेंट पढ़ाया जा सके। तो आपको भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। सॉल्यूशन यही है कि बेसिक इम्प्रूव करने के लिए चैट जीपीटी यूज करिए। डेवलप अ हैबिट टू सेल्फ रीड एंड रिसर्च। खुद से पढ़ने का आदत डालिए, खुद से। वीडियो अपनी जगह ठीक है, खुद से पढ़ के, खुद से रिसर्च करके और खुद से कंटेंट ऐड करिए। आस्क डीप क्वेश्चंस फ्रॉम चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक मैथ का है जो कि क्लास 9 या 8 का है और आपके नीट फिजिक्स न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है, तो और आपसे गलती हो रहा है, तो उसको यूट्यूब से समझिए और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करिए। सिमिलर मैथ क्वेश्चन पे चैट जीपीटी से आप सिमिलर क्वेश्चन बनवा सकते हैं। ऑल्सो नोट डाउन दिस वीक टॉपिक एंड मिस्टेक यू डिड एट द टॉप ऑफ योर नोटबुक। और जो आप गलती कर रहे हैं उसको अपने नोटबुक के ऊपर पे लिख लीजिए, हैशटैग डाल के, कि मेरे को 19 का टेबल नहीं आता है, जो भी नहीं आता है। और उसको संडे को कलेक्ट करके अपने WAI डायरी में लिख लीजिए, वीक एरिया इम्प्रूवमेंट डायरी में, है ना, कि आपको ये टेबल भी नहीं आता है। तो देखिए एग्जैक्टली जो गलतियां हैं, अगर आप उनको नहीं सुधारते हैं, देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड PCB, विच इज़ द प्लान कंटिन्यूएशन बायस। नाउ प्रैक्टिस। यू कैन नॉट गेट योर ईयर्स बैक। मतलब ये कान के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मतलब आपके जो ईयर्स थे, जो साल बर्बाद हो गए, वो वापस नहीं आने वाले हैं। टू प्रैक्टिस दोज 27,000 क्वेश्चन अगेन। तो आपने तो वो प्रैक्टिस नहीं किया, तो 27,000 क्वेश्चन, तो उसको लिए आपको अभी कंपनसेट करना पड़ेगा और अभी क्वेश्चंस को एक किलर लेवल पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टू आपका टाइमिंग एंड एक्यूरेसी इंप्रूव होगा और हार्ड क्वेश्चन को टाइम प्रेशर में जितना आप कर सकते हैं करिए। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग बाय फॉलोइंग ए स्मार्ट एंड ग्रेजुअल अप्रोच। ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं दी मोस्ट नीडेड एंड डिमांडेड टॉपिक पर, चैप्टर 8, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग बाय फॉलोइंग ए स्मार्ट एंड ग्रेजुअल अप्रोच। मीन्स कैसे हम किसी चीज़ को याद कर सकते हैं बाय फॉलोइंग अ स्मार्ट एंड ग्रेजुअल अप्रोच, एंड नॉट दैट बंगाली बाबा का चूरन विच साइलेंसर यूज टू टेक इन 3 idiots. So I'll be following a gradual approach. The point number 1 is daily, before or after studying a subject, allot 15 to 30 minutes to revise something. Okay, so you are focusing so much on reading new and new, but you have to allot 15 to 30 minutes. कुछ भी पढ़ने से पहले रिवाइज करिए, या फिर उसके बाद ही, लेकिन करिए ज़रूर। अगर 1 hour आप पढ़ रहे हैं तो 45 minutes टू स्टडी एंड 15 minutes टू रिवाइज फॉर श्योर। ट्रीट इट एज अ रिचुअल एंड नेवर मिस इट। टेक अ रफ कॉपी, एक रफ कॉपी बनाइए जो उसको बोलिए रफ रिवीजन कॉपी। राइट डेट ऑफ टुडे, नाउ रिवाइज बाय रिकॉलिंग एंड राइटिंग फ्रॉम योर मेन नोट्स। मेन नोट्स से साइड में रखिए और उससे रिकॉल करके टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड उससे लिख के रिकॉल करिए, एंड देन रिवाइज बाय राइटिंग रफली एंड राइटिंग फ्रॉम योर मेन नोट्स। इफ़ यू फॉरगॉट समथिंग, वॉच दैट पोर्शन ऑफ वीडियो और यूज चैट जीपीटी। अगर कुछ भूल गए हैं, नोट्स में समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से वीडियो को देखिए, राइट, एंड चैट जीपीटी यूज करिए एंड अपने अंडरस्टैंडिंग को और रिफाइन करिए ड्यूरिंग रिवीजन, एंड नोट्स को भी एडिट करिए। नाउ एडिट ऑल्सो इन योर मेन नोट्स एंड राइट इन व्हाट्सएप लैंग्वेज और कमेंट इन अ सिंपल मैनर on your main notes to clearly understand the key points of the topic. Maybe फर्स्ट टाइम में जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे थे आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था, इस बार रिवीजन के दौरान जब आपको फिर से पढ़ रहे हैं आपको बेटर समझ में आ रहा है, तो उस रिफाइंड नॉलेज को मेक श्योर यू राइट इन नोट्स, कमेंट्स फॉर्मेट, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। एक तो ये चीज़ करिए। दूसरा एक टेक्निक है, द जेनेसिस ऑफ विच इज़ माई ओन एक्सपीरियंस in one of the so-called toughest course in Delhi University, which is the Bachelor's of Science in Honors Physics course. The last semesters becomes very tough. So I had 1 month after the COVID period to pass the tough papers like statistical mechanics, electromagnetism theory, quantum electrodynamics, and mathematical physics, Sci-Lab, and all these things. So what I did, I knew that in this 1 month period, given my basics are not that strong, I cannot, solve and grasp things at a conceptual level. So I decided to memorize as much as possible. So the technique that I used to memorize is this, which I am sharing, and it worked for me. Okay. So R1, R2, R3, W1, W2, W3, T1, T2, T3. So first is R1, R2, R3. What is R1, R2, R3? So it is divided into 3 parts. The memory is divided into 3 parts. It builds by first reading. R stands for reading. W stands for writing. T stands for teaching. So what is reading?
सो फर्स्ट नोट्स खोल के रफ रिवीजन कॉपी लेके एक बार रीड करिए, बस फिर से एक बार पढ़िए, है ना, पेंसिल लेके। फिर रफ कॉपी पे जाके उसको रिकॉल करिए, रिकॉल डॉट्स, यहाँ 2 डॉट लगाए, दीज आर रिकॉल डॉट्स। तो रिकॉल डॉट्स में मतलब उसको लिखने का ट्राई करिए, ओके। जो भी आपने पढ़ा है उसमें मैक्सिमम चीज़ें लिखने का ट्राई करिए, विच इज़ W1। अगर आप W1 यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ राइटिंग में ही लिख पा रहे हैं, यानी योर मेमोरी इज़ वेरी शार्प, ओके। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो योर मेमोरी इज़ नॉट दैट शार्प, योर फोकस इज़ ऑल्सो नॉट दैट शार्प। अब फिर से पढ़िए रीडिंग 2, देन वापस से आके फिर से एक बार रिकॉल डॉट, रिकॉल करिए W2, लिखने का ट्राई करिए, ओके। ऐसा 3 बार करिए कम से कम, और कोशिश करिए 90% स्कोर करने का। मतलब 90% चीज़ों को सही सही रिकॉल अगर आपने कर लिया तो आपने R और W लेवल पार कर लिया, ओके। नाउ यू आर डन विद दिस टॉपिक। मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम आप जितना चाहें, और 90% चीज़ों को आप रिकॉल करिए। सो कमेंट करके बताइए आप कमेंट बॉक्स में आफ्टर फॉलोइंग दिस कि आपका मेमोरी का लेवल क्या है। लेवल 1 अगर आपने W1 में ही लिख दिया, लेवल 2 अगर W2 में लिखा, लेवल 3 अगर आपने W3 में लिखा, ओके। अब नेक्स्ट आता है टीचिंग। टीचिंग मीन्स आपको क्या करना है, कैमरा आप अपने सामने रखिए एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, है ना। उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते वक्त खुद को रिकॉर्ड करिए। सोचिए आपके सामने स्टूडेंट का पूरा एक क्लास है 40-50 स्टूडेंट्स का, एंड उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेके उसको बिना देखे बोलिए, है ना। देन वॉच द वीडियो अगेन कि आपने सही बोला है। तो इसको आप 2-3 बार कर सकते हैं। सो दिस विल मेक योर रिविजन जर्नी रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो प्रोड्यूस लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ओके। इससे क्या होगा कि वीडियो देखने के चक्कर में ही आपका एक बार और रिवीजन होगा। सो इन रफ रिवीजन कॉपी फर्स्ट रिवाइज रफली, यही सब बात जो मैंने आपको बताया ना, यही सब समझाया है यहाँ पे, ओके। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन रीड कि कैसे रिवाइज करेंगे। 2 पेज कंटेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, 2 पेज को बोलिए और एक शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड करिए, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा। अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट that I wanted to share with you is blank notes, okay. So this I can say that this is after lot of thought that I have created this type of notes, which is blank notes means एक blank पेज लीजिए, उस पर नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स में कुछ भी मत लिखिए, मतलब कोई भी आंसर मत लिखिए, केवल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P=Q×2 है, तो जस्ट राइट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डैश ब्लैंक, ओके। लेट अस टेक समथिंग इन हिस्ट्री, first battle of Panipat dash blank year. So just write the question, don't write the answer, keep it fully blank, okay, and make full use of the notes available. एक बीच में एक लाइन पार लीजिए, दोनों तरफ जो है इसको करिए, एंड मैक्सिमम प्लेस का यूज करिए, टू द पॉइंट बात लिखिए, केवल क्वेश्चन फॉर्मेट में। अब एक नटराज का पेंसिल लीजिए या अप्सरा का पेंसिल, जो भी लेना है, और इसको पिन मार के रखिए। इस ब्लैंक नोट्स को रोज़ एक बार भरिए, कोई ना कोई एक ब्लैंक नोट्स को एक बार फिल करिए, हल्के हाथों से फिल करिएगा ताकि इंप्रेशन ना रह जाए, और उसको फिर से मिटा के फिर अगले दिन, ये रीयूजेबल नोट्स है, इसको आप बार बार फिल कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें, राइट। सो ये ब्लैंक नोट्स आप फिल करिए। व्हेन यू हैव मेड योर ब्लैंक नोट्स एन एनी टॉपिक, यू कैन शेयर इट with me on my WhatsApp number which is given, okay. And you can also comment down when you are commenting for other things that I have made the blank notes. So this will require a dedicated effort to do all this at one go, otherwise you can do that blind preparation kind of thing. तो उससे आपका छोटा मोटा एग्जाम निकल जाएगा और छोटा मोटा चीज़ आप कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर चीज़ है जिसके लिए लाखों लोग लगे हुए हैं, उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यू हैव टू प्ले स्मार्टली। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 is how to make the best handwritten notes. Now about note making, right, ये आपको आता है ऑलरेडी। शुड बी कलरफुल, इसको थोड़ा कलरफुल बनाएंगे अपने नोट्स को, ठीक है। गुड लुकिंग, देखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। स्पेशियस, थोड़ा जगह रखिए उसमें, ठीक है। बट डोंट राइट EJMR, लेकिन फिर भी उसमें EJMR मत लिखिए, जस्ट राइट टू द पॉइंट, है ना। उसमें ग्रामर में देखिए, टू द पॉइंट लिखिए। जैसे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, सो डोंट राइट ऑल ऑफ दिस, जस्ट राइट डायपोल मोमेंट SI यूनिट कूलम मीटर। आई विल रिपीट दिस, the SI unit of electric dipole moment is coulomb meter, don't write all this, just write dipole moment SI unit coulomb meter, okay. If you will note down questions also, it will take more time. अगर आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो और टाइम लगेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, तो रिवाइज कैसे करेंगे आप? तो केवल आंसर रिवाइज करेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को भी नोट करिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करिए, आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए और सोर्स ऑफ क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर PW की वीडियो से पढ़ा है तो आपको बाद में वो क्वेश्चन रिवाइज करते वक्त भी अपने सामने खोल के रखना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन वो तो आपको उसमें अलाउ नहीं होगा ऐप में। तो आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं दूसरे फ़ोन से, अगर आपके पास है। अगर नहीं है
तो फिर क्वेश्चन को केवल लिख दीजिए, उसका सोर्स लिख दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लिख दीजिए शॉर्ट में, है ना, एंड देन उसको आपको रिवीजन के वक्त खोल के रिवाइज करना ही पड़ेगा, राइट। केवल आंसर रिवाइज मत करिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं आता है, एग्जाम में यू विल बी सीइंग क्वेश्चंस। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो कि है व्हाट्सएप लैंग्वेज। आप व्हाट्सएप लैंग्वेज से दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन आप देखिए वो लैंग्वेज कितना सिंपल और आपको कितना हैबिचुएटेड है आप उस लैंग्वेज से, राइट। आपका हैबिट बन गया उस लैंग्वेज में जल्दी से टाइप करना, है ना। आपका टाइपिंग स्पीड व्हाट्सएप में बहुत, आप गिनीज रिकॉर्ड भी कुछ लोग को मिल सकता है अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन आए, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड हैं। तो इसको आप यूज करिए टू योर बेनिफिट। आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में कमेंट करिए किसी भी चीज़ को, है ना, अपने क्लास नोट्स में। इफ़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग लाइव क्लास देन डू इट इन रिवीजन। लाइव क्लास में हो सकता है आप ना कर पाएँ, तो रिवीजन के दौरान आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में कमेंट करिए अपने ही नोट्स के ऊपर चैट जीपीटी से, उसको समझने के बाद। इस बात को मैं प्रूव करूँगा। जैसे ये एक डायग्राम है आपके सामने दिख रहा है आपको, ये बुक में एक डायग्राम है, ये वाई एक्सिस पे एक्स यानी पोजीशन लिखा है और यहाँ टाइम लिखा है, और ये ग्राफ जो है इस पे पॉइंट है P1 P2। ओके, अगर आप P1 P2 का स्लोप निकालेंगे ना तो आपको एवरेज वेलोसिटी आएगा, और धीरे धीरे आप Q1 Q2 पे आ रहे हैं और धीरे धीरे और स्लोप कम होते जा रहे हैं, राइट। अगर आप देखेंगे टाइम कम होते जा रहा है। देखिए P1 P2 के लिए जो टाइम का डिफरेंस था वो डेल्टा टी था जो कि ज़्यादा था, फिर Q1 Q2 और पास आया तो और डेल्टा टी और कम हुआ, फिर और पास आएगा तो टाइम और कम होगा। तो टाइम कम हो रहा है, ओके। और जब टाइम ज़्यादा होगा तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, क्योंकि आप दो अलग अलग पॉइंट के बीच में वेलोसिटी निकाल रहे हैं। और जब टाइम एकदम डिफरेंस कम हो जाए, एक पॉइंट पे निकाले, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो अगर हम नोट्स में ऐड करेंगे तो इसको ऐसे ऐड करेंगे, क्योंकि बुक में कहीं भी डेल्टा टी नहीं लिखा है ना, डेल्टा टी कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा टी कम हो गया, क्योंकि Q1 Q2 पास है पॉइंट्स, सो डेल्टा टी टेंस टू 0 टेंस टू। तो ये एक्स्ट्रा बात आप ऐड करेंगे अपने नोट्स में, जिससे आपका रिविजन वेरी वेरी स्मूथ हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नाउ अब हम लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं, राइट, जो कि है मिस्टेक नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, जो कि हिडन चैलेंजेज फेस्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड उसके सॉल्यूशंस। अब ये हिडन चैलेंजेज है, और उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पर डिस्कस किया है जो हमारा बैच की बातें थी, राइट। उसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट्स की मदद से भी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ओके। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नंबर इज़ गिवन, ओके, इन दी कमेंट बॉक्स ऑल्सो, in the description also, and I am writing it here also, 6207944123, okay. And my credentials are also given there. I have a bachelor's degree in physics from University of Delhi in physics honors. I have a master's degree in physics also. I am currently B.Ed pursuing, and I have been guiding students in physics for the past 6 years now, okay. And rest you have seen the way we are decoding in layers how to approach a question. So see you in the class which is going to start from 5th of August. Now लास्ट इज़ द चैलेंजेस। होता है ना कुछ कुछ चैलेंज, जैसे कि आपको कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप फ़ोन का एडिक्शन, ये सब चीज़ें, नींद, हेल्थ इश्यूज़, सो ये सब चीज़ें जो है हिडन चैलेंजेस हैं जो प्रिपरेशन के दौरान आती हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पीसीबी की बीमारी, मतलब प्लान कंटिन्यूएशन बायस। ये सब एस्पायरेंट में होता है। आपको कोई प्लान, आप किसी पे वर्क कर रहे हैं, क्या वो प्लान इफेक्टिव है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक क्वालिटी होता है, क्या वो इफेक्टिव है, मीन्स क्या उससे सच में रिजल्ट मिलेगा। तो आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपको पता लगता है कि नहीं यार, इससे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेरा 30 नंबर में -30 आ रहा है, तो इससे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेरा मेमोरी कमज़ोर है, इससे तो नहीं मिलेगा, कुछ तो दिक्कत है, कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, इसलिए नंबर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बनने के लिए 1 मिनट लगना चाहिए, लेकिन मेरे को तो यार लग रहा है कितना मिनट, 10 मिनट लग रहा है, तो इससे तो आएगा नहीं। फिर भी आप प्लान को कंटिन्यू करते हैं, मतलब आपके प्लान में कुछ गड़बड़ था, आपने उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। और ठीक करने के लिए क्या क्या करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको इन वीडियोज़ के 2-3 पार्ट्स में बताया है, तो उसको आप देखिए, तीनों पार्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड दिस इज़ फॉर एवरी एग्जाम, सो उसको ठीक करिए, राइट। तो ये प्लान कंटिन्यूएशन बायस में मत रहिए। यू आर टेकिंग 4 to 5 मिनट्स इन टफ क्वेश्चन, ओवरऑल यू गिव कंबाइंड मॉक टेस्ट 720 में 500 आ रहा है, तो कहाँ से मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज? ओके, इट मीन समथिंग इज़ रॉन्ग। क्या रॉन्ग है? आप डेली मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज टाइमर देते हैं? नहीं। डेली मॉक एनालिसिस करते हैं? नहीं। डेली रिवीजन करते हैं, और कॉन्सेप्ट जो कमज़ोर था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या आप यूट्यूब से फिर से दूसरा वीडियो देखते हैं, चैट जीपीटी से रिसर्च करते हैं, सिमिलर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, डिफ़िकल्ट वाले, RIGDFCI टेक्निक लगाते हैं, यानी कि रीड वेल, इमेजिनेशन, गिवन, डिमांड, फार्मूला, कैलकुलेशन और इंस्टेंटेनियस रीचेकिंग करके क्वेश्चन को ध्यान से बनाते हैं? नहीं। मेमोरी आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ ठीक करने के लिए आप क्या ब्लैंक नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं उसको, है ना, डेली। क्या आप कोविड-19 के समय में जो BPM
था, यानी कि बेसिक प्रैक्टिस मिसिंग, उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं? नहीं। आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं? हाँ। सिलेबस ख़त्म होगा तब मॉक देंगे ना, ये आप कह रहे हैं। मेरा प्लान शायद वर्क कर जाए, ठीक है, और मैजिकली मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, ग्रेजुअली सही हो जाएगा सब वाला अंधविश्वास। सो यू डोंट चूज एनीथिंग एंड नथिंग विल चेंज, क्या आप ये बोल रहे हैं? हाँ। मतलब जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। ओके, तो इस सब को ठीक करने के लिए इस वीडियो के अंत पर अब हम आ गए हैं। इसके लिए जितना भी ज्ञान इस वीडियो में है या इन तीनों वीडियोस में है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, राइट। तो ये दोनों डेवलप करिए और बी माइंडफुल कि ये चीज़ें हमको करनी है। व्हेन यू आर फेसिंग योर फ़ोन एडिक्शन इशू और इशू ऑफ एनी काइंड, जो आप बनना चाहते हैं और जो आप कर रहे हैं, देखिए जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ करना होगा, आपको पता है कि क्या करना होगा, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। तो यहीं पे आपका ब्रेन प्ले में आता है कि आप उसको कितना देर तक कर रहे हैं। क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल में लेके उसके इंटेंसिटी को कम करके और जो करना है उसके इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं? क्या आप आज कर सकते हैं ऐसा? और ये हर आज में कर सकते हैं, बिना घमंड लाए कि कल तो कर दिया था, और कल को करके भूल जाइए, बस आज में उसको करिए फिर से। और ये करना इसलिए नहीं कि कोई बड़ा काम है, ये करना क्योंकि ये आपका ड्यूटी है, विच इज़ राइटली सेड इन भगवद गीता, डू योर ड्यूटी without getting attached to the outcomes. Satisfaction will be about the sense of doing it, or at least trying your best to do. Okay, है ना? If you fail once, try again, then again, then again, then again, and day will come when these things will be overpowered by you, as said in Bhagavad Gita also. Okay, and I will end this session by quoting from Bhagavad Gita, a quote. But before that, you have to exactly pinpoint what you want. You want to become AIR1 in some exam? Now you write what you need to do. So that thing is, AIR1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैट जीपीटी से रिसर्च होना चाहिए, यूट्यूब के अलग अलग टीचर से वीडियो देख के, गूगल लेंस से अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने नोट्स को और रिफाइन करना होना चाहिए, ये करना पड़ेगा। मेमोरी शार्प करने के लिए ब्लैंक नोट्स और डेली पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। डेली मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज भी टाइमर देना पड़ेगा। डेली मॉक एनालिसिस करना पड़ेगा। डेली रिवीजन करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए और वीडियोस देखना पड़ेगा। खुद से रिसर्च करके क्यूरियस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। RIGTFCI टेक्निक लगाना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। BPM मतलब बेसिक प्रैक्टिस मिसिंग जो हुआ कोविड वक्त, उसको ठीक करना पड़ेगा। और लाइफ में सोट बनना पड़ेगा, पोट नहीं, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्शन एंड थिंकिंग वाला इंसान बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड एक्शन और थिंकिंग वाला नहीं। इन सारे चीज़ों को करना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन, आर यू डूइंग? सिंपल, यस और नो। नाउ व्हाई यू आर नॉट डूइंग? पॉइंट आउट दैट। हाँ, तो आपको क्या आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? अब उसको ठीक करने, अब यहाँ पर दो अप्रोच है कि आप जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, फिर आप PCB का अप्रोच लेते हैं, मीन्स प्लान कंटिन्यूएशन बायस, चलने देते हैं यार, जैसे हो रहा है हो जाएगा ना, अभी समय है। या फिर आप उसको ठीक करने के लिए ग्रेजुअली कुछ ना कुछ करते हैं बाय माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। सो दैट इज़ द थिंग। थोड़ा मॉर्निंग योगा एंड मेडिटेशन को आप ऐड कर सकते हैं, इससे फोकस इंक्रीज सच में होता है। ब्रेक्स ले सकते हैं, उसमें आप अपने हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। सॉन्ग सुन सकते हैं, जो भी आपका हॉबी है, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन फॉलो दैट। वीडियो वॉचिंग, वीडियो क्रिएटिंग, वट एवर यू लव, यू कैन डू इन ब्रेक्स। ओके, रिमेंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पहला, केवल पढ़ने वाला इंसान, हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ इज एन टोटल हेल। केवल टाइम वेस्ट करने वाला इंसान एंड माइंड से कंट्रोल होने वाला इंसान, हिज लाइफ और हर लाइफ विल बी अ टोटल वेस्ट। अभी नहीं है, बट अ बैलेंस पर्सन, okay, like you remember Sushant Singh Rajput. Do you remember he is all India rank 7 in IIT JEE, and also he is also a Bollywood dancer and he is also a Bollywood famous actor. So don't you think he has strike the right balance, okay, in the time period which he lived? Okay, now other regions that might have happened because of the intelligence, over intelligence that he might be having, that is not the subject matter of the discussion. You see the frame of reference in which he lived. He ensured that he has a very sharp mind, plus he ensured that he have time for extra skills, dance. He was a very good dancer. Okay, so those are the people who are living their real lives. You remember Jeetu Bhaiya from your Kota factory? He is an IITian and you see him working in Panchayat. So they are the people living life to the fullest. Okay, so don't be the grim ones, don't be the mad ones, be the balanced one. Background and instrumental music. You can listen to the Spotify background instrumental music if you want, if you that works for you. Don't be a poet, be a sort. Solution oriented action and thinking. If you want to be a goat, not the bakri, with greatest of all time.
जब पढ़ने का मन ना करे, टेक अ 15-minute break यार. Do what you love, but promise to return. Follow hobby in between music, gym, whatever you want. 30 minutes or 16 minutes study, then break. In the break, do eye exercise. Will you be myopic? तुम्हारा आँख ही चला जाएगा. How will you enjoy life? So do eye exercise. Take a pen, bring it near, take it back. Do core exercise. Do some stretching. Think about the lower portion and the upper portion of the body. You are sitting for 2 hours. Okay, do some breathing exercise, some push-ups in between. Now to end the video, I'll quote from Bhagavad Gita, 5000 years old gem, in which Krishna said to Arjuna, when Arjuna asked Krishna, after giving all this lecture, Krishna, I am not able to control my mind. My mind is as chanchal, as fast, as wavering as the lightning, as the mad horse. So how can I control it? Then Krishna says, no doubt Arjuna, you are right. The mind is not something which can be easily controlled, but you can control it using two things. So he suggests Arjuna two methods from which you can control mind. First is practice, second is detachment. Means practice is you have to again keep doing it, right? You have to be mindful that I have to again return. This is important. This is going to create my life. Okay, I'm wasting my time. Mindfulness. Then detachment is a very large pursuit for you now, being aspirant. Detachment means you have to be aware and mindful that whatever you are doing is not going to stay for long. Okay, there is a Japanese saying which says this too shall pass. Means whatever good is happening with you will pass, whatever bad is happening with you will pass. So remember the Japanese saying, this too shall pass. ये भी गुजर जाएगा, right? So be aware, whatever you are doing is going to pass. And then what goes around comes around. Whatever you give to the world, you give world hatred, hatred will return. You give world kindness, kindness will return. Give world hard work will return in some manner. Okay, so you give bad things to the world, bad things will return to you from other persons in some other ways. And if you good things to the world, good thoughts to the world, and good actions to the world, good actions, thoughts will chase you in manners which you will never imagine. Okay, so these are the things. So try to develop a synchronization between these thoughts, great thoughts that you are having in your mind, great speech that you are giving, and the actions that you actually do. The hard part lies at the last stage. Okay, but by practice, as Krishna says, and detachment and mindfulness, you can do that. Okay, so this is possible little by little. Don't lose the complete day, win 80%, 90%, and then let the mind win only 10%, not 100%. So I will quote in Sanskrit also, asansayam mahabaho mano durnigraham chalam abhyasen tu kaunteya vairagyen chogrishte, which in English translates, without any doubt, Arjuna, the mind is not something that can be easily controlled, but you can control it using two things. First is practice, another is detachment. Thank you. Thanks for your time, and I'll share all the details. Jai Hind.